जटिल इमारतों में जनगणना मकान की सही पहचान कैसे करें? आइए आज के इस विश्लेषण में समझते हैं। देखिए, जब एक ही परिसर में कई इमारतें हों तो गिनती करना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसे आसानी से समझने के लिए हम आज इन 3 अलग-अलग व्यावहारिक परिदृश्यों पर गौर करेंगे। तो चलिए पहले परिदृश्य से शुरू करते हैं। यहाँ छात्रावासों और उनसे जुड़ी संरचनाओं को देखिए। मैनुअल बिल्कुल साफ कहता है कि मुख्य छात्रावास भवन को सिर्फ एक जनगणना मकान ही माना जाएगा। लेकिन परिसर के अंदर मौजूद वार्डन का घर या रसोई जैसी बाहरी संरचनाओं को अलग नंबर मिलेंगे। यानी एक ही परिसर होने के बावजूद यहाँ कुल 3 अलग-अलग जनगणना मकान गिने जाएंगे। चलिए अब दूसरे परिदृश्य की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम एक विशिष्ट घरेलू परिसर को समझेंगे। अक्सर एक ही परिवार एक परिसर के अंदर अलग-अलग कामों के लिए कई झोपड़ियों का इस्तेमाल करता है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये सभी झोपड़ियां मिलकर सिर्फ एक ही जनगणना मकान कहलाएंगी। लेकिन ध्यान दें, अगर कोई दूसरा परिवार किसी संरचना का इस्तेमाल करें तो वो अलग मकान गिना जाएगा। अब इसकी तुलना उन परिसरों से करते हैं जहां गैर आवासीय संरचनाएं यानी नॉन रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर भी होते हैं। यहाँ परिसर में ऐसी संरचनाएं शामिल हैं जिनका इस्तेमाल परिवार के रहने के अलावा दूसरे कामों में होता है। ऐसी स्थिति में पशुशाला या वर्कशॉप जैसी संरचनाओं को बिल्कुल अलग जनगणना मकान माना जाता है। तो इसी नियम के आधार पर इस मिश्रित उपयोग वाले परिसर में 3 अलग-अलग जनगणना मकान होंगे। ये साफ बताता है कि एक पूरी तरह आवासीय परिसर मिश्रित उपयोग वाले परिसर से कैसे अलग है। तो सोचिए, शहरी क्षेत्रों में क्या होगा? वहां बहुमंजिला इमारतों की जटिलताएं आखिर कैसे सुलझाई जाएंगी?